बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं जया सिन्हा और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की खबरों की, इस वक्त की सुर्खियों के साथ। सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में अहम कदम। पश्चिम बंगाल आज बनेगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां प्रदेश। नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। इंडी गठबंधन की अहम बैठक आज। दिल्ली में बैठक से पहले ही इंडी गठबंधन में बढ़ी खींचतान, कई दलों में आपसी मतभेद। पश्चिम एशिया में एक बार फिर बढ़ा तनाव। युद्ध विराम के बीच ईरान ने दागी इजराइल पर मिसाइलें। इजराइल ने बताई इसे ईरान की बड़ी गलती। फिलीपींस में 7.8 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी। तटीय इलाकों को करवाया जा रहा है खाली, अलर्ट मोड में प्रशासन। और अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने जीता अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब। 5 सेट तक चले फ्रेंच ओपन फाइनल में फ्लावियो कोवोली को दी मात। सबसे पहले खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। राज्य में जल्द ही केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल इस स्वास्थ्य योजना को अपनाने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। योजना को जमीन पर उतारने के लिए आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच एक आधिकारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस समझौते के बाद राज्य के लाखों परिवारों को मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। एमओयू हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा करेंगे। वहीं समारोह में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत पीएमजेवाई पात्र लाभार्थियों को सेकेंडरी और टर्शियरी देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है। केंद्र सरकार के खिलाफ साझा रणनीति बनाने के लिए इंडी गठबंधन के नेता आज सोमवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जुट रहे हैं। गठबंधन का दावा है कि 23 राजनीतिक दल बैठक में हिस्सा लेंगे और संविधान, लोकतंत्र, महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही विपक्षी एकता पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल जिन सहयोगी दलों के साथ मिलकर कांग्रेस भाजपा को चुनौती देने की तैयारी कर रही है, उन्हीं दलों के भीतर कांग्रेस की कार्यशैली को लेकर असंतोष सामने आ रहा है। फिलहाल डीएमके ने इस बैठक से दूरी बनाई है। माकपा ने भी कांग्रेस के रवैये पर खुली नाराजगी जताई है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी असहमति के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडी गठबंधन भाजपा को चुनौती देने से पहले अपने भीतर की चुनौतियों को सुलझा पाएगा। फिलहाल संविधान क्लब में होने वाली बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि यहां इंडी गठबंधन की एकजुटता की भी परीक्षा होने वाली है। भाजपा का आरोप है कि इंडी गठबंधन वैचारिक एकता नहीं बल्कि राजनीतिक मजबूरियों का गठजोड़ है, जहां नेतृत्व से लेकर रणनीति तक हर मुद्दे पर अंतर्विरोध मौजूद है। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा आज से शुरू हो रही है। ये परीक्षा 8, 9 और 10 जून को यूपी के सभी 75 जिलों में आयोजित की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 32,679 पदों के लिए 28,86,797 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 1,183 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अन्य राज्यों के परीक्षार्थी भी शामिल हो रहे हैं। इसके लिए देश भर के कई राज्यों के अभ्यर्थी आना कल से ही शुरू हो गए थे। परीक्षा हर दिन 2 पालियों में आयोजित होगी।
प्रथम पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा द्वितीय पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित की जाएगी। हर पाली में लगभग 4,81,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग और जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। इस परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक और पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। यूपी सरकार की ओर से पुलिस भर्ती परीक्षा को देखते हुए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। अतिरिक्त बसों का संचालन भी किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्यर्थियों के हित में लिया बड़ा फैसला लेते हुए एडमिट कार्ड दिखाने पर बस किराए में 50% की छूट देने का फैसला किया है। जिलों में परीक्षा को लेकर ट्रैफिक प्लान भी जारी किए जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन के जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण, देश की 15 विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारी और विधानसभाओं के सदस्य शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने आगामी राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव 2026 के लिए रविवार को मध्य प्रदेश और कर्नाटक के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। भाजपा ने कर्नाटक से एम नागराज और मध्य प्रदेश से महेश केवट को उम्मीदवार बनाया है। साथ ही भाजपा ने कर्नाटक विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव के लिए भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य को भी उम्मीदवार बनाया है। पश्चिम बंगाल सरकार की डिपोर्टेशन नीति लागू होने के बाद अब तक 4,800 बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांग्लादेश भेज दिया गया है। ये जानकारी रविवार को राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दी। पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य के सभी होल्डिंग सेंटरों में अभी भी 836 बांग्लादेशी घुसपैठिए मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि घुसपैठ पर अंकुश लगाने के लिए भारत बांग्लादेश सीमा के 556 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में से 100 किलोमीटर हिस्से में बाड़ लगाने के लिए भूमि हस्तांतरण का काम पूरा कर लिया गया है। ওদেরকে জেলে না পাঠিয়ে সরাসরি বিএসএফ এর হাতে হ্যান্ডওভারের আইন ছিল, অন্য রাজ্যে কার্যকর করেছিল। এখানে এদেরকে জামাই আদর করে জেলে পাঠানো হতো। আমাদের ভাত, আমাদের কাপড়, আমাদের ওষুধ খেত, এরা আরামে ভিতরে বসে থাকতো। এবারে একবারে সরাসরি হোল্ডিং স্টেশন বানানো হয়েছে বর্ডারের জেলাগুলিতে। সেখান থেকে এখন অবধি 4,800 কে ওপার পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এখন আমার হাতে আছে হোল্ডিং স্টেশনে 836 জন। তাদেরকেও আমরা তাড়াতাড়ি খাইয়ে পরিয়ে ওদিকে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। এটা প্রক্রিয়া চলবে, এটা একটা বড় ইস্যু ছিল। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए कामकाज पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने महिलाओं के लिए चलाई जाने वाली लक्ष्मी भंडार योजना में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि इस योजना के कुल 2 करोड़ 20 लाख लाभार्थियों में से करीब 3 लाख पुरुष शामिल हैं जो फर्जी तरीके से इसका लाभ ले रहे थे। শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, 3 লক্ষ পুরুষ পাওয়া গেছে যারা লক্ষ্মী ভান্ডার পেতেন। তার মধ্যে চিত্তবাবু আছেন, শুধু জঙ্গিপুর ব্লকেই 4,500 পুরুষ পাওয়া গেছে মুর্শিদাবাদে। কৃষ্ণনগর 2 এ একটা অঞ্চলে পাওয়া গেছে 273 জন। কি ভয়ঙ্কর দুর্নীতি! আপনি হিসাব করে দেখুন, এই 30 লক্ষের টাকা বছরে কত হাজার কোটি টাকা হয়, 1,500 করে হিসাব করলে।
অতএব আমরা খুব স্বচ্ছতার সঙ্গে আমরা যা করছি এর সুফল আগামী 50 বছর এই রাজ্যে সরকার পাবে। আমরা ডাটা ব্যাংক তৈরি করে নিচ্ছি। আপনি ভাবলে অবাক হবেন, বিধবা ভাতাও পুরুষদের দিয়ে গেছে। এ যেখানে হাত দেওয়া হচ্ছে তো ব্রিগেড প্যারেড ময়दानকে জেল বানাতে হবে। उत्तर प्रदेश में संभल के थाना नखासा क्षेत्र के ग्राम कसेरुआ में स्थित एक मस्जिद से कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्री मिलने के बाद पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार मस्जिद के अंदर 49 पोस्टर बरामद किए गए जिन पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था। इसके अलावा एक ऐसा झंडा भी मिला जिस पर अर्धचंद्र और सितारे का निशान बना था तथा प्रथम दृष्टया वह पाकिस्तानी झंडे जैसा प्रतीत हो रहा था। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सामग्री को कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। ये थाना नखासा क्षेत्र में कसेरुआ गांव में मस्जिद की ध्वस्तीकरण का कार्य किया जा रहा था। उसी दौरान बिल्डिंग में से कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है, जिस पर संज्ञान लेते हुए स्थानीय पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में 7 व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत किया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। भारतीय रेल में कर्मचारियों की समस्याओं के त्वरित समाधान और बेहतर कार्य संस्कृति की दिशा में एक और उदाहरण सामने आया है। नई दिल्ली के शकूर बस्ती स्थित उत्तर रेलवे ट्रेन सेट डिपो में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में कर्मचारियों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना था। इस दौरान रेल मंत्री ने अधिकारियों को 7 दिन के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कर कर्मचारियों के समस्याओं के समाधान का निर्देश दिए थे, लेकिन उत्तर रेलवे ने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कर्मचारियों द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दों का समाधान मात्र 24 घंटे के भीतर कर दिया। कर्मचारियों की मांग पर स्टाफ कैंटीन के रसोई क्षेत्र में 3 नए एग्जॉस्ट फैन लगाए गए और बर्तन धोने और सफाई व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए नया गीजर भी स्थापित किया गया। ये पहल दर्शाती है कि भारतीय रेल में कर्मचारियों के सुझावों को गंभीरता से लेते हुए उन्हें तेजी से अमल में लाया जा रहा है। संवाद से समाधान तक की ये कार्यशैली रेलवे में परिणाम आधारित प्रशासन और कर्मचारी हितों के प्रति प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है। ऐसे में ओपेक प्लस का ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वैसे ये लगातार चौथा महीना है जब समूह ने उत्पादन लक्ष्य बढ़ाया है। हालांकि उत्पादन बढ़ाने के इस फैसले के बावजूद वैश्विक तेल बाजार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। अमेरिका ईरान युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल आपूर्ति बाधित होने के कारण कई खाड़ी देश अपनी पूरी क्षमता से तेल निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। स्थिति को और जटिल तब माना गया जब संयुक्त अरब अमीरात ने लगभग 60 वर्षों बाद ओपेक से अलग होने का फैसला किया। इससे संगठन की एकजुटता और भविष्य की रणनीति को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने का फैसला बाजार को भरोसा देने की कोशिश माना जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक मध्य पूर्व में तनाव कम नहीं होता और हॉर्मुज मार्ग सामान्य नहीं होता, तब तक वैश्विक तेल आपूर्ति पर दबाव बना रह सकता है। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। मानसून की इस रफ्तार ने उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी अपनी दस्तक दे दी है।
इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भी मानसून की बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है। मौसम विभाग ने तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरल, माहे, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले कुछ दिनों तक भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा और यहां गरज और चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। इस बीच महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में मानसून की पहली बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में अत्यंत तेज बारिश हो सकती है, जिसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन और मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। और फिलीपींस के दक्षिणी तट के पास भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत और 4 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेस ने इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.8 मापी गई है, जिसका केंद्र जमीन से महज 10 किलोमीटर की गहराई पर था। इस भूकंप से कई इमारतें ढह गईं, जबकि एक शॉपिंग सेंटर और स्थानीय स्कूल की इमारतें भी मलबे में तब्दील हो गईं। भूकंप के इस भीषण झटके के तुरंत बाद फिलीपींस और उसके पड़ोसी देश इंडोनेशिया की भूगर्भीय एजेंसियों ने तटीय इलाकों के लिए सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली ने भी समुद्र में ऊंची लहरें उठने और सुनामी के खतरे की पुष्टि की है। फिलीपींस की स्थानीय एजेंसी फिनोलेक्स का अनुमान है कि तटीय क्षेत्रों में 1 मीटर से भी ऊंची सुनामी लहरें उठ सकती हैं, जो अगले कई घंटों तक तबाही मचा सकती हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है और तटीय इलाकों को खाली कराया जा रहा है। ईरान ने रविवार रात इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ये हमला बेरूत में इजरायली हमले के जवाब में किया गया, जिसमें 2 लोगों की मौत और 20 लोग घायल हुए थे। इजराइल ने कहा कि अप्रैल की शुरुआत में युद्ध विराम लागू होने के बाद ईरान की ओर से किया गया इस तरह का पहला हमला है। इस हमले के बाद युद्ध समाप्त करने के मकसद से समझौते के लिए मध्यस्थता के प्रयास और जटिल हो गए हैं। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि उसने नाजरेत के पास स्थित रामात डेविड एयरबेस को निशाना बनाया। हालांकि इजरायली सेना का दावा है कि सभी मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से जवाबी हमला नहीं करने की अपील करेंगे, क्योंकि मौजूदा तनाव शांति समझौते को नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल रविवार को इजरायल ने बेरूत के दक्षिणी इलाके में हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद तेहरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इजरायल का कहना है कि उसने ये हमला उत्तरी इजरायल पर हिजबुल्लाह की फायरिंग के जवाब में किया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बेरूत में एक रिहायशी इमारत पर हुए हमले में 2 लोगों की मौत हुई और 20 लोग घायल हुए हैं। आज कच्चे तेल की कीमतों में फिर वृद्धि दर्ज हुई है। यूएस क्रूड फ्यूचर्स $2.57 बढ़कर $93.11 प्रति बैरल हो गया है, जबकि ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स $2.67 बढ़ के $95.76 प्रति बैरल हो गया है। पश्चिम एशिया में एक बार फिर बदलते हालातों की वजह से ये बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सीजफायर लागू होने के बावजूद रविवार को बेरूत पर इजरायली अटैक के बाद ईरान ने इसका पलटवार किया, जिसमें जान माल का नुकसान हुआ है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में कलिंगा साहित्य महोत्सव का 4था संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस 2 दिवसीय महोत्सव में दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों के साहित्यकारों, लेखकों, शोधकर्ताओं और सांस्कृतिक हस्तियों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में नेपाल की पूर्व प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने महोत्सव को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी चर्चित पुस्तक करा के बारे में विस्तार से बताया। महोत्सव में पैनल चर्चाएं, कीनोट एड्रेस, कविता पाठ,
संगीतमय प्रस्तुतियां, लेखकों के साथ इंटरैक्टिव सत्र, पुस्तक लॉन्च, कार्यशालाएं तथा सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कालिंगा साहित्य महोत्सव में भारत की तरफ से अभिनेता एवं लेखक पीयूष मिश्रा, प्रसिद्ध गायिका इला अरुण, लेखक एवं फिल्मकार राजशेखर, लेखक आचार्य प्रशांत शामिल हुए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी की ओर से जारी एक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और एडमिट कार्ड जारी होने से संबंधित नई घोषणाओं के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर अपडेट रहने के लिए कहा है। मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी परीक्षा इस साल 3 मई को हुई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बीच एनटीए ने 12 मई को इसे रद्द कर दिया था। सीबीआई वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है और पुनः परीक्षा 21 जून को निर्धारित है। खेल की दुनिया का रुख करते हैं। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। ज़वेरेव ने फ्रेंच ओपन फाइनल में फ्लावियो कोबोली को हराया। ज़वेरेव ने 5 सेट तक चले कड़े मुकाबले में 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 से जीत दर्ज की। 29 वर्षीय ज़वेरेव ने 3 ग्रैंड स्लैम फाइनल हारने के बाद अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीतने में कामयाबी पाई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक अफगानिस्तान ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 113 रन बना लिए हैं। इस तरह टीम भारत से पहली पारी के आधार पर 451 रन पीछे है। अफगानिस्तान की ओर से रहमत शाह 43 रन बनाकर नाबाद है। इससे पहले भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 564 रन बनाकर घोषित की। कप्तान शुभमन गिल ने 126 रन बनाए, वहीं ऋषभ पंत 81 रन बनाकर आउट हुए। वॉशिंगटन सुंदर ने 52 रन की नाबाद पारी खेली। लगभग 8 साल के बाद दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ टेस्ट मुकाबला खेल रही हैं। टेस्ट मैच के बाद दोनों टीमों के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज भी खेली जाएगी। जापान में आयोजित अंडर 18 एशिया कप 2026 का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम और कांस्य पदक हासिल करने वाली महिला अंडर 18 टीम आज सुबह स्वदेश लौटी। विजेता टीम जैसे ही दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची तो उनका स्वागत गर्मजोशी से हुआ। इस मौके पर हॉकी इंडिया खिलाड़ियों के परिजन और फैंस ने खिलाड़ियों को जीत की शुभकामनाएं दी और बधाई दी। सूचना, शिक्षा और जन जागरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारतीय रेडियो के इतिहास में 8 जून का दिन विशेष महत्व रखता है। वर्ष 1936 में इसी दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया था। ये केवल एक प्रशासनिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि देश भर की विविध भाषाओं, संस्कृतियों और विचारों को एक मंच पर लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। छोड़े जाते हैं आपको भारतीय प्रसारण इतिहास के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आधारित हमारी इस विशेष रिपोर्ट के साथ। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आज के डिजिटल युग में जब समाचार, मनोरंजन और जानकारी हमारी उंगलियों के स्पर्श भर की दूरी पर है, तब यह याद करना रोचक है कि एक दौर ऐसा भी था जब समाचार सुनने, मनोरंजन और देश दुनिया की जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख माध्यम केवल रेडियो हुआ करता था।
भारत में संगठित रेडियो प्रसारण की शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल में 1920 के दशक में हुई। धीरे धीरे रेडियो लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बनने लगा और इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। 1 अप्रैल 1930 को भारतीय प्रसारण इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जब सरकार द्वारा संचालित इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की स्थापना की गई। 1930 का दशक भारतीय रेडियो के विस्तार का दौर था। इसी दौरान सरकार ने दिल्ली में एक नए रेडियो स्टेशन की स्थापना का निर्णय लिया। वहीं दक्षिण भारत के मैसूर राज्य में सितंबर 1935 में एक रेडियो सेवा शुरू हुई, जिसे आकाशवाणी नाम दिया गया। यह नाम बाद के वर्षों में भारतीय रेडियो की पहचान बन गया। इसी समय भारत में प्रसारण व्यवस्था को एक नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा था। भारत के पहले कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग लायनल फील्डन का मानना था कि रेडियो को ऐसी पहचान मिलनी चाहिए जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करे। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया। यह केवल एक नाम परिवर्तन नहीं था, यह उस सोच का प्रतीक था जिसमें रेडियो को पूरे भारत की आवाज बनाना था। एक ऐसा माध्यम जो भाषाओं, संस्कृतियों और क्षेत्रों की विविधता को एक सूत्र में पिरो सके। आने वाले दशकों में ऑल इंडिया रेडियो ने सूचना प्रसारण, शिक्षा, संस्कृति और जन जागरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसानों, विद्यार्थियों, महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रमों ने रेडियो को जनसंचार का एक सशक्त माध्यम बना दिया। वर्ष 1957 में ऑल इंडिया रेडियो को हिंदी में लोकप्रिय नाम आकाशवाणी मिला। आज भी यह नाम करोड़ों भारतीयों के मन में विश्वसनीयता और जनसेवा का प्रतीक है। 8 जून 1936 भारतीय प्रसारण इतिहास की एक महत्वपूर्ण तिथि है। यह वह दिन था जब भारतीय रेडियो को एक नई पहचान मिली, एक ऐसी पहचान जो आज भी देश की आवाज के रूप में गूंज रही है।